लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था हम लोगों ने? हाँ बोलो। कंटिन्यूटी वगैरह देखी थी। कौन कौन सी कंटिन्यूटी देखी थी? इंटीरियर ऑफ अर्थ वगैरह देखा था। कंटिन्यूटी क्या होती? कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी? क्या देखी थी हम लोगों ने? डिसकंटिन्यूटीज देखी थी, राइट। क्या होती है डिसकंटिन्यूटीज? हाँ, जो दो अलग अलग लेयर्स को सेपरेट करती। फॉर एग्जांपल क्रस्ट से कोई ना कोई मेंटल को सेपरेट करती है, कोई मेंटल को कोर से सेपरेट करती है, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटीज। इंटीरियर खत्म करने के बाद आज हम लोगों को कौन सा नया टॉपिक शुरू करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। अब ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स? तो यहाँ पर जल्दी से ये वाले मैप को देखो। इस मैप में आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मेनली कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। अब ये सातों कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन कहाँ पर है? जैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका ये रहा, अफ्रीका वहाँ है, एशिया वहाँ है, ऑस्ट्रेलिया नीचे, अंटार्कटिका नीचे, राइट। तो इनकी ये जो प्रेजेंट डे पोजीशन है ये यहाँ पर आई कैसे? समझ में आ रहा है? आज ये यहाँ पर है तो आए कैसे? क्या इनिशियली भी ऐसे ही हुआ करते होंगे? ऑब्वियसली नो। हम लोगों ने नेबुलर एक्रीशन से एक चीज समझी कि अर्थ पहले आग का गोला था, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ। अच्छा, जब आग का गोला था, जब पूरी अर्थ एक मोल्टन स्फीयर टाइप थी, तब बहुत हर जगह वॉल्केनिज्म चलता रहता होगा, राइट। हर जगह वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। जब वॉल्केनिज्म होता है तो क्या बाहर आती है? बहुत सारी गैसेस, राइट। अच्छा, जैसे जैसे समय के साथ गैसेस ठंडी होना शुरू हो गई होंगी, गैसेस ठंडी होती गई होंगी तो क्या होता गया होगा? क्लाउड्स बनते गए होंगे, और क्लाउड्स के कारण उसमें क्या होती गई होगी? रेनफॉल होना शुरू हो गई होगी, राइट। जैसे मंथन ने बताया क्या हो रही होगी? बहुत ज्यादा रेनफॉल। अब अगर रेनफॉल हो रही होगी तो बहुत ज्यादा पानी भी गिर रहा होगा। तो जब अर्थ इनिशियली बनी होगी तो क्रस्ट तो उबड़ खाबड़ बना होगा, तो जहां जहां गहरे गड्ढे थे वहां पर वो पानी स्टोर हो गया, और उसको हम आज का क्या बोलते हैं? ओशन, राइट। और जो पोर्शन ज्यादा अपलिफ्टेड थे, जहां पर पानी नहीं आ पाया, वो क्या बन गए? हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो आज हमारे पास 5 ओशियन है मेनली, और 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो इनकी प्रेजेंट डे पोजीशन कैसे बनी, ये फॉर्म कैसे हुए, उन सबसे रिलेटेड कुछ हमारे पास थ्योरी, और उन्हीं को हम टॉपिक को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। समझ में आया क्या होता है? बताओ। चलो तुम बताओ। पहले तो वो आपका बोला थी अर्थ। बिल्कुल, देखो ये समझ गया। मेरा मतलब ये है कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स की आज जो पोजीशन है वो कैसे आई। भाई इनिशियली तो ऐसा नहीं होगा ना जब अर्थ बनी होगी। तो भाई क्या क्या थ्योरीज हैं? तो हम लोग मेनली कितनी थ्योरीज पढ़ेंगे? 4। कितनी थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग मेनली रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट? सबसे पहली थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ एडवर्ड स्वेस। अच्छा, एडवर्ड स्वेस का कॉन्सेप्ट हम इंटीरियर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? हाँ। क्या बताता था एडवर्ड स्वेस? सियाल है, सीमा है, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, ऐसा कुछ बता रहा था। हाँ। दूसरी थ्योरी का नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। किसने दी थी? है अल्फ्रेड वेगनर ने। तीसरी थ्योरी है, क्या नाम है उसका? कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी। चौथी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और पांचवी है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अरे घबराओ मत, अभी थ्योरी के सिर्फ नाम बता रहा हूं। थ्योरी को एक भी याद करना पड़ा क्या आज तक? तो ये करना पड़ेंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास किसकी है? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस बताता है कि जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो आज की पोजीशन पे है, ये आए कैसे? समझ में आ रहा है? अगर आज कहीं ओशन है, कहीं कॉन्टिनेंट है, तो आज एशिया ऊपर ही क्यों है? अफ्रीका यहां पर क्यों है? साउथ अमेरिका नीचे साइड क्यों है? नॉर्थ अमेरिका ऊपर साइड क्यों है? तो ऐसे कौन से फोर्सेस थे जिनके कारण ये आज की पोजीशन जम गई है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था हमको? एडवर्ड स्वेस ने। अच्छा, एडवर्ड स्वेस ने, हम लोगों ने थ्योरीज में भी पढ़ा था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। एडवर्ड स्वेस ने इंटीरियर के लिए कितनी लेयर्स बताई थी? अर्थ हैज 3 लेयर। वो कौन कौन सी लेयर थी? सियाल, सीमा और नाइफ। यही बताई थी उसने, सियाल, सीमा एंड नाइफ। सियाल, सीमा और नाइफ। नाइफ मतलब निकल एंड आयरन। मतलब ये कहां पर थी? कोर था उसके अकॉर्डिंग, राइट। मतलब उसको कोर नाम पता था क्या? तो वो क्या बोलता था इसको? व्हाट इज दिस? इंटीरियर। सीमा मतलब ओशन फ्लोर, और सियाल मतलब कॉन्टिनेंट्स। यही 3 लेयर थी उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उसने कुछ ऐसी पिक्चर बनाई थी क्या अर्थ की? दिस इज द अर्थ इंटीरियर, और यहां पर ये क्या दिखाई दे रहा है? वाटर। इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है? सीमा। सीमा मतलब ओशन फ्लोर। अगेन ये क्या है? सीमा। ये वाला पोर्शन क्या है? सीमा। और ये जो अपलिफ्टेड पोर्शन है सियाल, इसको क्या बोलता है? व्हाट इज दिस? कॉन्टिनेंट्स। इसको क्या बोलता है? कॉन्टिनेंट्स। तो ये भी कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट। तो ऐसे ही चलता है, कॉन्टिनेंट फिर बीच में ओशन, फिर कॉन्टिनेंट फिर बीच में ओशन, राइट। हाँ, ऐसे ही तो चलता है भाई। कोई भी कॉन्टिनेंट आया, ये अफ्रीका आया, अफ्रीका के आप साइड में गए, फिर यहाँ पर ये क्या आ गया? इंडियन ओशन आ गया, राइट। फिर इधर एशिया आ गया, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ,
तो ऐसा ही कुछ अर्थ भी है। और इसने बोला अंदर क्या है, तो बोले अंदर क्या है, सबसे ज्यादा डेंस मिनरल्स हैं, सबसे ज्यादा डेंस है, और वो क्या है, नाइफ, निकल एंड आयरन, बोले इंटीरियर है। और फिर इसने एक बात और बोली, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। सियाल मतलब कॉन्टिनेंट, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और सीमा मतलब ओशन फ्लोर। तो ये क्या बोलता है, कॉन्टिनेंट किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ओशन फ्लोर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, यही बोलता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एडवर्ड स्वेस का, ये हम अगली थ्योरी में यूज करने वाले, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। अब देखना, सबसे पहले जो सबसे बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट देने की कोशिश करी कि हाउ कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड, ये सारे कॉन्टिनेंट बने कैसे, आज इनकी पोजीशन कैसे आई, इतने ओशन है तो ये कैसे बने। तो सबसे पहला अटेम्प्ट किसने दिया था, उसका नाम क्या था, एल्फ्रेड वेगनर। सबसे पहला अटेम्प्ट जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट तो शुरुआत से आ रहे होंगे, हजारों सालों से कोई ना कोई बता रहा होगा कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशन कैसे बने, राइट। बट सबसे बेस्ट अटेम्प्ट किसने दिया, सबसे पहली बार एल्फ्रेड वेगनर ने। अब जान लेते हैं ये एल्फ्रेड वेगनर था कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरी को याद करने से बचना है तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, राइट। हम लोगों ने देखा था यू बोट से कैसे हम लोगों ने सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। यू बोट मतलब सबमरीन, हिटलर ने क्या किया और फिर कैसे किया, तब हमने क्या पढ़ा था, सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। आज इस थ्योरी को भी पढ़ना है तो पहले एल्फ्रेड वेगनर का हमको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि एल्फ्रेड वेगनर कौन था, राइट। तो सबसे पहले जानना है एल्फ्रेड वेगनर कौन था, ही वाज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट। और ये कौन सा क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, ही वाज अ जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, मतलब कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का। अब क्लाइमेटोलॉजिस्ट था मतलब ये किसकी स्टडी करना चाहता होगा, क्लाइमेट की स्टडी करना चाहता होगा, राइट। ये किसकी स्टडी करना चाहता था, क्लाइमेट की। अब ये जानना चाहता था कि भाई दुनिया में अलग अलग जगह जो क्लाइमेट है वो क्यों है, अगर इंडिया वार्म है तो क्यों है, पोल्स कोल्ड है तो क्यों है, कहीं पर ग्रासलैंड है तो क्यों है, कहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो क्यों है, राइट। ये सब किसके कारण बनते हैं, क्लाइमेट के कारण। और ये क्या था, क्लाइमेट की स्टडी करने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। तो ये जानना चाहता था कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या जानना चाहता था ये, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म। क्योंकि माउंटेन्स में अलग टाइप का ही क्लाइमेट मिलता है कि नहीं। इंडिया में हर जगह बर्फ पड़ती है क्या, लेकिन हिमालयस के टॉप पे पड़ती है ना, हाँ। तो हिमालयस के टॉप पे ऑल्दो वो इंडिया में है, लेकिन वहां पर पोल्स जैसा क्लाइमेट है, हर पूरे साल बर्फ जमी रहती है ना। सो ऑल्दो हिमालय इज इन इंडिया बट शोज द क्लाइमेट लाइक पोल्स। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये जानना चाहता था वेगनर वांट्स टू नो हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म। ये क्या जानना चाहता था कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब भाई ये थ्योरी अपनी कब दे रहा था, तो ये भी जानना जरूरी है कि व्हेन ही वाज गिविंग हिज थ्योरी। तो एल्फ्रेड वेगनर अपनी थ्योरी कब दे रहा था, किसी को पता है कब दे रहा था, देख के बताओ, इस पे नहीं लिखा हुआ है। सो ही वाज गिविंग हिज थ्योरी बिटवीन 1910 टू 1912। कब दे रहा था ये, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, ध्यान रहेगा। थ्योरी कब दे रहा था ये, 1910 टू 1912 के टाइम पे अपनी थ्योरी दे रहा था। अब उस समय कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई से पूछे भाई माउंटेन कैसे बने, आप थ्योरी बनाना चाहते हो तो अब आप ये जानना चाहते हो माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो पहले किसी न किसी ज्योग्राफर ने कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा, आप उसको यूज करोगे। तो एल्फ्रेड वेगनर के पहले एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम क्या था, हेरोल्ड जेफरी। क्या नाम था, हेरोल्ड जेफरी। और हेरोल्ड जेफरी बताते थे कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो हेरोल्ड जेफरी हैव ऑलरेडी गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। हेरोल्ड जेफरी बताता था कि माउंटेन कैसे बने। तो हेरोल्ड जेफरी बताता था कि माउंटेन्स आर रिंकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। माउंटेन्स क्या है, रिंकल्स। रिंकल्स मतलब समझते हो, झुर्रियां चेहरे पे आ जाती ना। तो हेरोल्ड जेफरी बोलता था वेगनर के पहले कि माउंटेन कैसे बने, तो वो ये बताता था कि जब अर्थ बहुत गर्म थी, आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही होगी। व्हेन अर्थ वाज हॉट एंड मोल्टन इनिशियली, देन इट वाज स्टार्टेड कूलिंग डाउन। अब जब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो ठंडे होते समय अर्थ के सरफेस पे कुछ झुर्रियां पड़ गई और वो झुर्रियां आज की क्या बन गई, हमारे माउंटेन्स। क्या बन गई, वो माउंटेन्स। अब वेगनर ने इसके ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो क्या था, क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, उसको जेन्युइन रीजन चाहिए था कि ये क्या फर्जी बात कर दी। तो वेगनर ने हेरोल्ड जेफरी के कॉन्सेप्ट को क्या किया, चैलेंज किया। अगर इसके कॉन्सेप्ट को चैलेंज करना है तो ये क्या बोलेगा, अगर मेरे कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ करना है तो अब आप बताओ माउंटेन्स कैसे बने। तो ये बताने के चक्कर में एल्फ्रेड वेगनर ने एक पूरी की पूरी थ्योरी दे डाली जिसका नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब वेगनर यही नहीं रुका, उसने बोला मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा माउंटेन्स कैसे बने, उसने बोला मैं सब बताऊंगा कि कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों करते हैं, कहाँ किस टाइप का वेजिटेशन है, सारे के सारे लैंडफॉर्म्स कैसे बने। सो वेगनर क्या बोलता है कि जो मेरी थ्योरी है ये कंप्लीट है अपने आप में। ही सेज all the landforms that are present on the surface of earth is because of the continental drift theory। अब landforms का मतलब क्या है, anything that we see on the surface of earth। landform मतलब mountain can be a landform, plateau can be a landform, right, river valley can be a landform।
जो भी चीजें हमको सरफेस पे दिखाई देती है वो सब क्या है, लैंडफॉर्म से, राइट। तो ये बोलता है कि सारे के सारे लैंडफॉर्म कैसे बने, इंक्लूडिंग माउंटेन्स। ये कौन बताऊंगा, मैं बताऊंगा, और मेरी थ्योरी बताएगी जिसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। तो ये सिर्फ माउंटेन्स तक रुका क्या, नहीं, उससे भी आगे बढ़ गया। अब इसने जो अपना कॉन्सेप्ट था वो थ्योरी के फॉर्म में दिया, नाम क्या दिया उसने उसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखना, लेकिन अगर अल्फ्रेड वेगनर को भी थ्योरी देना है तो उसने पहले एक के कॉन्सेप्ट को तो क्या किया, चैलेंज किया, इसके कॉन्सेप्ट को उसने क्या किया, बोले इसको रिजेक्ट कर दो। अब उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप बताओ कैसे बने माउंटेन्स, तो उसको कुछ एक कॉन्सेप्ट चाहिए था, उसको ये जानना था अर्थ का इंटीरियर कैसा है, तो उसने किसके कॉन्सेप्ट को यूज किया, एडवर्ड स्वेस। अभी पढ़ा ना हमने एडवर्ड स्वेस, ये देखो पीछे, ये जो एडवर्ड स्वेस हमने पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, व्हाई एडवर्ड स्वेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। बोल सकते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने इसके कॉन्सेप्ट को यूज करा था, इसलिए आज भी हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो अब अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया, जल्दी से देखो, वेगनर एक्नॉलेज्ड द एडवर्ड स्वेस डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ इंटीरियर दैट इज सियालिस फ्लोटिंग ओवर सीमा, यही बोलता है एडवर्ड स्वेस। अच्छा, सियालिस फ्लोटिंग ओवर सीमा को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बताओ। एडवर्ड स्वेस ने बोला सियालिस फ्लोटिंग ओवर सीमा, यही बोला। अब मुझको दूसरे तरीके से लिखना है, तो सियाल मतलब कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर, क्या लिख दूं मैं, ओवर ओशियनिक फ्लोर, ये लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब तो यही है ना, सीमा मतलब ओशन फ्लोर और सियाल मतलब कॉन्टिनेंट्स, तो यही तो बोल रहा है एडवर्ड स्वेस, कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर ओशन फ्लोर। तो बस वेगनर यही बात बोलता है कि ये जो कॉन्टिनेंट ओशन फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के ऊपर जितने लैंडफॉर्म है, जितने फीचर्स है, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये फिनोमेना। अच्छा, ओशन फ्लोर, दिस इज ओशन फ्लोर, राइट, ये सबको दिखाई दे रहा, ये ओशन फ्लोर है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ और कॉन्टिनेंट अपलिफ्टेड है, राइट। अगर कॉन्टिनेंट्स मूव करेंगे तो उनको स्क्रैच करेंगे, स्क्रैप करेंगे, राइट, स्क्रैप करेंगे तो उसका मलबा भी इकट्ठा करेंगे, तो माउंटेन्स वगैरह भी बनाएंगे। तो अब ये बताता है कि मैं बताता हूं माउंटेन्स ने मूव करना, सॉरी माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट्स ने मूव करना कैसे स्टार्ट किया। देखो थ्योरी के अगर मीनिंग को तोड़ोगे तो क्या बोल रही है, कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट्स, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, मूवमेंट, और थ्योरी मींस इट इज द थ्योरी रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। तो सुनो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, यही बोल रहा है, कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, उससे रिलेटेड थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब वेगनर यही नहीं बताता, वेगनर बोलता है कि चलो मैं बताता हूं पूरा हुआ कैसे, सारा सिस्टम इसको बताना पड़ेगा। तो वेगनर क्या बोलता है कि चलो मैं बताता हूं इनिशियली अर्थ कैसी होगी, पहले 7 कॉन्टिनेंट होंगे क्या, नहीं, पहले 5 ओशन होंगे क्या, नहीं, पहले तो अर्थ आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर खूब पानी वानी गिरा। तो वेगनर बोलता है इनिशियली कब, 20 करोड़ साल पहले, कितना, 200 मिलियन ईयर्स एगो, 20 करोड़ साल पहले अर्थ कैसी थी, बोले अर्थ लुक्स समवॉट लाइक दिस, अर्थ कैसी दिखाई देती थी, इस टाइप से दिखाई देती थी। अब ध्यान से देखो इसमें कैसी दिखाई दे रही, आज जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, अगर उन सारे कॉन्टिनेंट्स को मैं पास ले आऊं तो वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट बना सकता हूं क्या, इन सबको मैं जोड़ दूं तो एक ही कॉन्टिनेंट बन जाएगा, सबको पास ले आया सारे लैंडमास को, एक कॉन्टिनेंट बना, तो फिर ओशन कितने बचेंगे, एक ही ओशन बचेगा, लेकिन वो ओशन बहुत बड़ा होगा और कॉन्टिनेंट भी बहुत बड़ा होगा, सुपर कॉन्टिनेंट एंड सुपर ओशन, ये बोल सकता हूं मैं। तो वेगनर बोलता है कि इनिशियली ऑल द लैंडमास वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास नेम्ड पेंजिया, वो बोलता पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे और उसका नाम क्या था, पेंजिया। अच्छा, वेगनर कहां का रहने वाला था, कौन से देश का, जर्मनी का, तो जर्मन वर्ड्स यूज करेगा, हाँ। सो इन जर्मनी पैन मतलब ऑल, बोलते ना पैन इंडिया मूवमेंट मतलब पूरे भारत में फैला हुआ, तो बोले पैन मतलब ऑल एंड जिया मतलब लैंडमास, जिया का मतलब क्या है, लैंडमास। तो बोलता ऑल द लैंडमास वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास नेम्ड पेंजिया। और उसके बाद बोले फिर अगर लैंडमास एक था तो ओशन भी एक ही बचेगा, तो एक सुपर ओशन हुआ करता था, एक सुपर या फिर मेगा ओशन हुआ करता था, और उसका नाम इसने क्या दिया, पेंथलाजा। क्या नाम दिया, पेंथलाजा। पेन मतलब ऑल, थलाजा मीन्स वाटर, वाटर मतलब यहां पर ये किसको डिनोट करना चाहता है, ओशन को डिनोट करना चाहता है, ध्यान रहेगा। सो ही सेज देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट नेम्ड पेंजिया एंड वन ओशन नेम्ड पेंथलाजा। अच्छा, पेंजिया कहां दिखाई दे रहा है, इसकी लोकेशन कहां है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में। सो यस, अगेन ही सेज द पेंजिया was located somewhere in the southern hemisphere, दिखाई दे रहा है पेंजिया कहां लोकेटेड था, somewhere in the southern hemisphere, बोल सकता हूं मैं, इजी है यहां तक, तो सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये तो कब दिखाई देता था ऐसा, 200 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 200 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो 200 मिलियन मतलब 20 करोड़,
20 करोड़ साल पहले अर्थ ऐसी थी, राइट। अब लाइफ फॉर्म थी नहीं थी वो उसके बारे में बात नहीं करता, बोलता 20 करोड़ साल पहले अर्थ कैसी थी, कुछ इस टाइप से दिखाई देती थी। फिर क्या हुआ अचानक, ये जो पेंजिया है ये क्या हो गया, ब्रेक्स। पेंजिया ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में टूटा वो, 2 पार्ट में टूटा। तो ये जो पेंजिया था अराउंड 200 मिलियन ईयर से को, ये क्या हो गया, ब्रेक हुआ 2 पार्ट में। था कहां, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब ये ब्रेक हुआ तो नॉर्थ पार्ट को क्या बोला गया, लॉरेशिया, क्या बोला गया, और साउथ पार्ट को क्या बोला गया, गोंडवाना। अच्छा तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो मतलब इंडिया पहले कहां हुआ करता था, सदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में पोल्स के काफी पास हुआ करता था, राइट, है ना। तो उसने क्या बोला, जब पेंजिया टूटा, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में टूटा वो, 2। लॉरेशिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ। लॉरेशिया को कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं, अंगारा लैंड। क्या लिखते हैं, अंगारा लैंड, ध्यान रहेगा। अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या बैकग्राउंड था मैंने बताया, उसने किसके कॉन्सेप्ट को यूज किया, एडवर्ड स्वेस के कॉन्सेप्ट को। एडवर्ड स्वेस ने क्या बताया था, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। फिर जब अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दी तो ही टॉक्स अबाउट पेंजिया एंड पेंथलाजा, इसके बारे में ही बात करता है वो। हाँ, पेंजिया और पेंथलाजा के बारे में वो बात करता है। फिर क्या बोलता है, पेंजिया वॉज लोकेटेड समवेयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, देन पेंजिया ब्रेक्स। कब टूटा, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। पेंजिया ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, लॉरेशिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ। बोल सकते हैं, इजी है, गोंडवाना इन द साउथ, ध्यान रहेगा सबको। अब आगे बताता है वो, क्या बताता है देखना। उसने बोला, उसकी थ्योरी क्या थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट। तो उसने बोला जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया टूट के अब क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। मतलब क्या करने लगेगा, ड्रिफ्ट करने लगेगा। अगर पेंजिया मतलब क्या है, कॉन्टिनेंट। तो थ्योरी बन गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समझ में आ रहा है, थ्योरी बनना शुरू हो जाएगी। कॉन्टिनेंट है पेंजिया, कॉन्टिनेंट है, और पेंजिया मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तो ये क्या बोलेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा देखना ध्यान से, जब पेंजिया टूटा, क्या टूटा, जब पेंजिया टूटा, अगर पेंजिया टूटेगा तो यहां पर ये क्या था, पेंथलाजा, मतलब ओशन था ये, है ना। अगर पेंजिया टूटेगा और बीच में गैप होगा तो इसके बीच में भी अब पानी आ जाएगा क्या, हाँ। तो इस वाटर बॉडी को नाम देगा ये टेथीस सी। क्या नाम देगा, टेथीस सी। तो टेथीस सी किसके बीच में आ गया, ये पार्ट में, लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में क्या एंटर कर गया, सी, वाटर। मैंने पहले ही बताया था सी और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है, सी इज एनक्लोज्ड वाटर बॉडी लाइक रेड सी, कैस्पियन सी, कैसे हैं, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। तो ये देखो ये भी घिरा हुआ था टेथीस सी, जमीन से ज्यादातर 2 जगह से घिरा हुआ था, काफी नैरो वाटर बॉडी थी। तो क्या बोला इसको, टेथीस सी। क्या बोला, टेथीस सी। और ये तो अभी पेंथलाजा बना हुआ है। अब उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद वेगनर बताता है कि देखो सबसे पहले तो पेंजिया टूट गया 2 पार्ट में। अब उसने बोला ये जो कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए हैं, इन्होंने क्या शुरू कर दिया है, ड्रिफ्टिंग। क्या शुरू कर दिया इन्होंने, ड्रिफ्टिंग। सब बताएगा, कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्या फोर्स है, सब कुछ बताएगा। अब इसने बोला ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसने बोला कॉन्टिनेंट्स मूव आइदर इन द नॉर्थ और इन द, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। आइदर इन द नॉर्थ और इन द वेस्ट और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, ध्यान रहेगा। तो कॉन्टिनेंट कहां मूव करे, या तो नॉर्थ में गए, या तो वेस्ट में गए, या तो नॉर्थ वेस्ट में गए। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, ये वेगनर ने यूज किया। अब वो क्या बताता है, सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दैट द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर ओशियन फ्लोर, तो वेगनर ने हमको क्या क्या बताएगा थ्योरी में, वो समझ ले पहले। सबसे पहले बताएगा वो माउंटेन्स कैसे बने। भाई पहला तो उसका क्वेश्चन तो यही था ना, ही वाज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, वो जानना क्या चाहता था, माउंटेन कैसे बने। तो सबसे पहले तो नंबर 1 तो यही बता देगा, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म। लेकिन वो सारे टाइप के माउंटेन नहीं बताएगा, वो एक स्पेसिफिक केस बताएगा, फोल्ड माउंटेन्स। अभी क्या होते हैं फोल्ड माउंटेन्स अपन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, पर वो क्या बताएगा हमको सबसे पहले तो कि माउंटेन्स कैसे बने। समझ में आ रहा है। फिर वो बताएगा ये जो इतने सारे आइलैंड है पूरी दुनिया में, बहुत सारे आइलैंड है ना, जापान एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर ये फॉकलैंड आइलैंड है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह। तो वो बताएगा ये सारे के सारे आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आइलैंड आर्क्स कैसे बनी। लाइक अंडमान निकोबार, क्या वो एक आइलैंड है, नहीं, वो बहुत सारे आइलैंड है, ऐसे ही है ना। तो ये जो बहुत सारे आइलैंड है, इनको या तो हम बोलते हैं आर्कीपेलागो, क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, या फिर क्या बोलते हैं आइलैंड आर्क, या फिर क्या बोल देते हैं आइलैंड आर्क। हाँ बिल्कुल, मालदीव्स भी उसका एग्जांपल है। आइलैंड यूजुअली एक अकेला मिलता है क्या, नहीं। श्रीलंका इज एन सिंगल आइलैंड, बड़ा आइलैंड है, मगर यूजुअली ऐसे कम मिलते हैं। लक्षद्वीप बहुत सारे, अंडमान निकोबार बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना, इंडोनेशिया बहुत सारे, न्यूजीलैंड बहुत सारे। तो ये क्या बोलते हैं उनको हम आइलैंड आर्क। तो वेगनर क्या क्या बताएगा अपनी थ्योरी से, सबसे पहले बताएगा केस का क्रिएशन कैसे हुआ,
फोल्ड माउंटेन कैसे बने बोले, फिर क्या बताएगा, आइलैंड एंड आइलैंड आर्क्स के बारे में बताएगा, फिर वो बताएगा कि दुनिया में अर्थक्वेक क्यों आते हैं। अर्थक्वेक आते हैं ये हमको पता है, मगर क्यों आते हैं ये पता है नहीं। वो बताएगा वॉल्केनोस कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ इरप्ट कर सकते हैं, ये भी कौन बताएगा हमको, एल्फ्रेड वेगनर बताएगा, ध्यान रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू वेगनर, वेगनर ने हमने देखा था क्या बताया था कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं पूरी दुनिया के ऊपर वो क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फ्लोटिंग ओवर ओशन फ्लोर, यही बताया था। हाँ, तो यहां पर मैंने वही लाइन लिख रखी है, अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, phenomena and events all are related to the breakup of Sialic continent and their movement over ocean floor, ये लिख सकते हैं, है ना। तो उसने बोला कि जितने भी आइलैंड है, जितने भी लैंडफॉर्म है, जितने भी फीचर हैं जो अर्थ के सरफेस पे हैं वो क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट ओवर द ओशन फ्लोर। समझ में आ रहा है, दोनों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से, कितना, कितने परसेंट, 30, 40, 50, कितना ज्यादा, 80 आ रहा है, अपने को कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 85, उसको तो पूरा ही आ रहा है, पूरा आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये अभी तक थ्योरी समझ में आ रही है। अब देखना वेगनर क्या बोलता है, भाई आज हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है, ऐसी, इनिशियली ये सब ऐसी थी क्या, नहीं। अच्छा, फिर वेगनर से पूछा गया कि ये जो आप बकवास तो दे रहे हो कि पेंजिया था, पेंथलाजा था, वो टूटे दूर गए, तो बोले उसका प्रूफ क्या है, प्रूफ मांगेगा ना, कौन मांगेगा प्रूफ, हेरोल्ड जेफरी, जिसके कॉन्सेप्ट को इसने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, वो क्या बोलेगा, प्रूफ मांगता, प्रूफ दो मुझे, बोलेगा वो प्रूफ दो। अब वेगनर को बताना पड़ेगा कि अगर आज अफ्रीका यहाँ है तो यहाँ क्यों है, ये एशिया यहाँ है तो यहाँ क्यों है, यूरोप यहाँ है तो यहाँ क्यों है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ है तो यहाँ क्यों है, साउथ अमेरिका यहाँ क्यों है, राइट, ऑस्ट्रेलिया इधर क्यों है, ये सारी चीजें उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, वेगनर ने हमको क्या बताया था कि माउंटेन कैसे बने, उसने ये भी बताया था आइलैंड और आइलैंड आर्क कैसे बने, तो अब उसको ये बताना पड़ेगा मेडागास्कर कैसे आया, यहाँ पर ये फॉकलैंड आइलैंड कैसे आया, ये इंडिया के बगल में श्रीलंका कैसे आया, यहाँ पर ये इंडोनेशिया और ये जो एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज है ये कैसे आए, राइट, यहाँ बताना पड़ेगा न्यूजीलैंड कैसे आया, ये सारी चीजें अब एक्सप्लेन करेगा वो। हाँ, सो अब वेगनर क्या देगा, प्रूफ क्या देगा, एविडेंस ऑफ व्हाट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किसके एविडेंस देने वाला है वो हमको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंस देने वाला है। समझ में आ रहा है, इजी है अभी तक। अब वेगनर किसके एविडेंसेस देगा, जस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो अब वो देने वाला है हमको एविडेंसेस, और उसने कितने एविडेंसेस दिए, वेगनर ने कितने एविडेंसेस दिए, 4 एविडेंसेस दिए रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले एविडेंस का नाम क्या है, कोस्टलाइन फिट, या फिर उसको बोलते हैं जिगसॉ पजल। अभी क्या है बताऊंगा, पहले रीड कर लें। पहला एविडेंस क्या था, कोस्टलाइन फिट या फिर जिगसॉ पजल। दूसरा एविडेंस था स्ट्रक्चरल एविडेंस, मींस रिलेटेड विद द रॉक्स, तीसरा था फॉसिल एविडेंस, मतलब उसने किसकी स्टडी करी होगी, फॉसिल्स वगैरह की स्टडी करी होगी। और चौथा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, पेलियो क्लाइमेटिक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, पेलियो का मतलब क्या होता है, और क्लाइमेटिक मतलब रिलेटेड विद द क्लाइमेट। सो ओल्ड क्लाइमेटिक एविडेंसेस, जिसको हम बोलते हैं पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस, ध्यान रहेगा। अच्छा, वेगनर की थ्योरी को आज हम फॉलो करते हैं क्या, हमने देखा वेगनर के बाद हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट भी आ गए, इसका मतलब वेगनर की थ्योरी तो क्या हो चुकी है, रिजेक्ट, लेकिन हम आज भी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस होगा। तो वो रेलेवेंस कौन सा है इसका, ये 4th एविडेंस। आज तक इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया, अगर इसको भी फेल कर दिया तो फिर वेगनर की थ्योरी शायद हमारे सिलेबस से हट जाएगी। समझ में आ रहा है, बट स्टिल वी आर रीडिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। व्हाई, बिकॉज द 4th एविडेंस इज येट टू बी चैलेंज्ड, आज तक इसको कोई फेल कर पाया है नहीं। अब ये क्या है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन किस पे शुरू करेंगे, पहला क्लाइमेटिक, पहला एविडेंस, क्या नाम है पहले एविडेंस का, कोस्टलाइन फिट या फिर जिगसॉ पजल। अब कोस्टलाइन का मतलब क्या होता है, कोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, तो ये वाला पोर्शन क्या है, इंडिया की कोस्ट, और कोस्ट की लाइन यही है ना, कोस्ट लाइन, ये पूरा एरिया, ये गुजरात वाला पूरा एरिया, ये क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन है ना। अब वो बोलता है कि अगर ये सारी चीजें एक ही चीज में से टूटी हुई हैं, सुनना, अगर आप किसी भी प्लास्टिक को ब्रेक करते हो तो क्या होता है, अगर आपने किसी प्लास्टिक को या इस पेन को मैंने ब्रेक कर दिया, क्या होगा, अगर मैं इस पेन को टूट जाएगा लेकिन इसमें क्रैक आ जाएंगे प्रॉपर, है ना, ऐसे टूटेगा। अब जब मैं उस क्रैक को वापस लाऊंगा फेविक्विक से जोड़ने के लिए तो एकदम परफेक्टली फिट बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इसी पेन का पार्ट है, राइट। अगर आप किसी दूसरी चीज को तोड़ के चिपकाओगे तो एग्जैक्टली फिट बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, लेकिन अगर यही पेन टूटा है तो फिट बैठ जाएगा क्या, हाँ। तो इसका मतलब अगर कॉन्टिनेंट सारे एक ही पार्ट में से टूटे तो आज उनको फिट बैठना चाहिए, हाँ।
तो वैगनर बोलता है कि देखो मैं फिट करके बताता हूं, अफ्रीका किससे मैच खा रहा है? साउथ अमेरिका के खा रहा है। और देखो बोले ध्यान से, अफ्रीका की कोस्ट लाइन कुछ ऐसी है और साउथ अमेरिका को अगर अपन तिरछा करके बिठाते तो परफेक्टली फिट हो जाता है। पर देखो आज के समय पे कैसा है, आज कैसा है दिखता है, आज साउथ अमेरिका कहां है? देखो ध्यान से, आज साउथ अमेरिका कहां है? यहां। अफ्रीका कहां है? और इनके बीच में 20,000 किलोमीटर का क्या है? आज इनके बीच में 20,000 किलोमीटर क्या है? ओशन। लेकिन ये जो इसकी ये वाली जो बॉर्डर है ये कहां फिट बैठ जाती है? परफेक्टली अफ्रीका में। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज वंस दे वर बोथ पार्ट ऑफ सिंगल लैंड मास। पहले दोनों किसका पार्ट थे? एक ही लैंड मास का पार्ट थे। तो साउथ अमेरिका टूट गया, किससे टूट गया? अफ्रीका से। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स ने जो मूवमेंट किया वो किस डायरेक्शन में किया था? मैंने मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन बताया था, या तो वो नॉर्थ गए थे या तो वो वेस्ट गए थे। तो बोले अफ्रीका मूव नहीं किया, अफ्रीका यही है। कौन मूव कर गया? साउथ अमेरिका। और किस डायरेक्शन में मूव किया उसने? वेस्ट में किया। तो पहला एविडेंस उसने क्या दिया? कोस्ट लाइन फिट या फिर जिगसॉ पजल। तो उसने किसको किसके साथ मैच किया? साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ। अच्छा, उसने ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को किसके साथ मैच किया? बोले इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया किसके साथ जुड़ा हुआ था? इंडिया। और ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए थे? अंटार्कटिका। ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए थे? अंटार्कटिका। तो इसने साउथ अमेरिका को अफ्रीका से मैच किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को मैच किया। नॉर्थ अमेरिका को किससे मैच किया? ये नॉर्थ अमेरिका को किससे मैच किया? यूरोप से मैच किया। ध्यान रहेगा। तो देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, पुराना सा डायग्राम है। साउथ अमेरिका किससे मैच कर रहा है? ये किससे मैच कर रहा है? अफ्रीका से। देखो इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तीनों फिट बैठे हुए हैं। हाँ बैठे हुए हैं ना। तो पहले ये क्या होगा? पेंजिया ऐसे ही हुआ करता होगा, बाद में टूट के सब दूर चले गए। अच्छा, इंडिया पहले कहाँ था? काफी साउथ में था, है ना। देखो पेंजिया का अपन ने डायग्राम देखा था, पेंजिया का अपन ने जो डायग्राम देखा था ध्यान से देखना, यही था पेंजिया। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ, और गोंडवाना लैंड इक्वेटर के तो नीचे था साउथ हेमिस्फीयर में, लेकिन साउथ पोल के काफी पास भी था, राइट। तो इंडिया में हो सकता है उस समय बर्फ भी जमती हो, जमती होगी क्या? हाँ, आज जमती है क्या? अच्छा, बर्फ जमना और ग्लेशियर में और बड़ा अंतर होता है। ग्लेशियर कब जमते हैं? जब बहुत लंबे समय बर्फ पड़ती है और खूब बर्फबारी होती है। तो इंडिया में ग्लेशियर के भी एविडेंसेस मिले, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पहला एविडेंस समझ में आया, क्या था? कोस्टलाइन फिट या फिर जिगसॉ पजल। कोस्टलाइन को इसने फिट किया। कौन कौन को किसके साथ फिट किया? बताओ जल्दी से, किसको किसके साथ फिट किया इसने? साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ मैच किया, इंडिया को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ मैच किया, नॉर्थ अमेरिका को किसके साथ मैच किया? यूरोप के साथ मैच किया, और किसको किसके साथ मैच किया? और खत्म। ठीक है, बस फिर ये याद रहेगा, ये आ जाता है किसको किसके साथ मैच किया। तो ये सब चीजें याद रखोगे। हाँ, दूसरा एविडेंस क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल एविडेंस। दूसरा एविडेंस हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल एविडेंस। स्ट्रक्चरल एविडेंस मींस इट्स रिलेटेड विद द रॉक्स। अब ये किसकी स्टडी करेगा भाई? रॉक्स की। अब रॉक्स की क्या स्टडी करेगा ये? तो देखेगा कि रॉक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। अच्छा ये बताना, अगर जो तुम्हारे भाई बहन है घर में, उनका डीएनए और तुम्हारा डीएनए खूब हद तक मैच करता होगा, राइट। पेरेंट्स एक ही हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का और तुम्हारा डीएनए मैच करता होगा, क्यों? क्योंकि उनसे ही तुम निकले हुए हो, राइट। तो अगर कोई चीज इंडिया से निकली हुई है तो उसके रॉक्स इंडिया से मैच करेंगे। हाँ, अगर उन दोनों का जन्म एक ही समय पे हुआ है तो उनकी एज मैच करेगी। अगर वो एक ही समय पे बने, एक ही वॉल्केनिक इरप्शन से बने, तो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा। तब ये रॉक्स की देखेगा केमिकल कॉम्पोजिशन, उनकी एज, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तीन चीजें देखेगा रॉक्स में। क्या क्या देखेगा? बोलो। केमिकल कॉम्पोजिशन, एज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और उनको मैच करके दिखाएगा ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब उसने कोस्टलाइन फिट में किसको किसको देखा था? साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो ये साउथ अमेरिका के रॉक्स को किससे मैच करेगा? अफ्रीका। बल्कि आज अगर आप दोबारा डायग्राम देखोगे तो साउथ अमेरिका कितने किलोमीटर दूर है? 20,000 किलोमीटर दूर है। किससे? अफ्रीका से। पर अगर फिर भी इनके रॉक्स मैच खाते हैं, व्हाट डज इट मीन्स? दे वर फॉर्म्ड, हाँ, एट द सेम टाइम। बोल सकते हैं एक ही समय पे बने होंगे। तब देखना, जो दूसरा एविडेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एविडेंस। स्ट्रक्चरल एविडेंस में किसकी स्टडी कर रहा है ये? रॉक्स की। तो देखो साउथ अमेरिका में यहां पर ये कौन सा देश है? इस साइड क्या नाम है उसका? ब्राजील। क्या नाम है उसका? देखो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ब्राजील दिख रहा है सबको मैप में। हाँ, तो ये कौन सा देश है? ब्राजील। ये, और ये जो अफ्रीका में ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं गिनी कोस्ट। क्या बोलते हैं? गिनी कोस्ट। तो ये बोलता है कि जो ब्राजील के रॉक्स हैं, जो ब्राजील के क्या हैं? रॉक्स हैं,
जो ब्राजीलियन प्लेटू के जो रॉक्स हैं वो किससे मिलते हैं? गिनी कोस्ट। और बोले यहाँ पर एक माउंटेन भी है, उसका नाम भी बताता, माउंट लोमा। किससे मैच करते हैं? बोले वो माउंट लोमा। बोले हाउ इज दिस पॉसिबल? बोले कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि पहले तो ये दोनों एक ही थे, समझ में आया? बाद में इनमें क्रैक आया और ये दूर चले गए। तो ये किस किस को मैच करता है? ब्राजील को किसके साथ मैच करता है ये? हाँ, अफ्रीका। और अफ्रीका में भी ये कौन सा कोस्ट था? गिनी कोस्ट। ध्यान रहेगा। हाँ बोलो, नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज देखना, अफ्रीका में यहाँ पे नीचे एक और ये देश है, उसका क्या नाम है? बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका? साउथ अफ्रीका। अच्छा, क्रिकेट टीम वगैरह देखी होगी तुम लोगों ने साउथ अफ्रीका की, है ना? साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका फेमस क्रिकेट के लिए नहीं है, साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस। किसके लिए फेमस है वो? गोल्ड माइंस। अच्छा, गोल्ड कैसे निकलता है आप लोगों को पता है क्या? कैसे निकलता है? हाँ, बस डिगिंग करते चलो, बिल्कुल। मिट्टी छानते जाओ, छानते जाओ, छानते जाओ, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। गोल्ड हमेशा प्योर फॉर्म में मिलता है, किसी के साथ नहीं मिलता है, अलग ही उसका टुकड़ा चमकता दिख जाएगा, हाँ बोले ये गोल्ड है, राइट? गोल्ड कहाँ मिलता है? सरफेस पे, है ना? सरफेस पे मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत खोदते जाओगे आप, इतना नहीं खोदोगे कि इंटीरियर में पहुंच जाओगे। अगर गोल्ड मिलता है सरफेस पे या अपर लेयर्स में, इसका मतलब पेरेंट रॉक में नीचे भी गोल्ड होना चाहिए ना भाई। अगर गोल्ड मिल रहा है मतलब नीचे तक गोल्ड होना चाहिए, वही गोल्ड तो ऊपर आया। लेकिन देखा गया कि साउथ अफ्रीका में कहां पर गोल्ड मिलता है? सरफेस पे। लेकिन पेरेंट रॉक में गोल्ड मिसिंग है, पेरेंट रॉक में गोल्ड नहीं है और सरफेस पे गोल्ड मिल रहा है। क्योंकि पेरेंट रॉक बोले कहां चलेगा? यहां चलेगा। और ये कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ये कौन सा देश है? अर्जेंटीना। क्यों? क्योंकि बोले पहले अर्जेंटीना किससे जुड़ा हुआ था? साउथ अफ्रीका से। तो यहां पर कहां पर है? पेरेंट रॉक में क्या मिलेंगे? यहां पर पेरेंट रॉक में क्या मिलता है? गोल्ड। लेकिन सरफेस पे मिलता है, क्योंकि सरफेस कहां छूट गया? साउथ अफ्रीका में। ध्यान रहेगा। तो ये किसका एविडेंस था? स्ट्रक्चरल एविडेंस, रॉक्स का एविडेंस दे रहा, राइट? इसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। इस एविडेंस का नाम क्या दिया इसने? प्लेसर डिपॉजिट्स, मतलब गोल्ड डिपॉजिट्स। ध्यान रहेगा, इजी है। अच्छा, क्लास को एक बार घर जाके देख लोगे ना सब लोग, है ना? तो इसको क्या बोला गया? प्लेसर डिपॉजिट। अर्णव को समझ में आ रहा है सारी चीजें? नींद तो नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, ये तुम दोनों को है ना? ठीक है, अब ये समझ में आया सब लोगों को प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इजी है। इसने अभी तक रॉक्स की क्या स्टडी करी? देखो यहाँ पे ब्राजीलियन प्लेटू को, ये ब्राजीलियन प्लेटू को किससे मैच किया? गिनी कोस्ट से, माउंट लोमा वगैरह से। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस को किससे मैच किया? अर्जेंटीना से। दो हो गए। अच्छा, तीसरा एविडेंस देखना, इंडिया पहले कहाँ हुआ करता था? इंडिया पहले कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ अंटार्कटिका में हुआ करता था। अब अंटार्कटिका में तो आज भी क्या है? बड़े बड़े ग्लेशियर है। सबसे दुनिया के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर कहाँ है? अंटार्कटिका में। तो पहले इंडिया में भी ग्लेशियर तो जमते होंगे ना? हाँ, अगर इंडिया में ग्लेशियर जमते होंगे तो ग्लेशियर के एविडेंसेस, ग्लेशियर आज बचे क्या? वो तो मेल्ट हो गए, लेकिन उसके एविडेंसेस तो बचे होंगे ना। अब एविडेंसेस क्या होते हैं ग्लेशियर के? देखना, ग्लेशियर के एविडेंसेस क्या होते हैं? बड़े आसान होते हैं। देखो, ग्लेशियर मतलब ह्यूज मास ऑफ आइस, बोल सकते हैं बहुत बड़ा मास होता है आइस का। हो सकता है इस बिल्डिंग बराबर हो, पूरे इंदौर शहर बराबर हो, पूरे मध्य प्रदेश बराबर हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका में, है ना? जैसे थ्वाइट्स ग्लेशियर अभी न्यूज में भी चल रहा है, मेल्ट कर रहा है, उसमें क्रैक आ गया है ना? अब बोलते हैं अगर वो मेल्ट हो गया तो शायद सी लेवल और राइज कर जाएगा। बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं कि इमेजिन कर सकते हैं अपन, इमेजिन तो कर ही सकते हैं, नाप ले लेते हैं, मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर है, मेरा मतलब ये। अब अगर इंडिया में ग्लेशियर होते होंगे, इसका मतलब ग्लेशियर बहुत बड़े हैं, ह्यूज बॉडी ऑफ आइस है ना? अब अगर वो ह्यूज बॉडी ऑफ आइस जमीन के ऊपर रखी हुई है तो उसका वेट होगा कुछ। अगर ग्लेशियर मेल्ट करते तो खिसकते हैं, जैसे अभी केदारनाथ में 2-4 दिन पहले क्या हुआ? ग्लेशियर खिसक गया, ग्लेशियर खिसक गया, लोग दब के मर गए, मतलब ग्लेशियर बहुत बड़ा था। अब जब ग्लेशियर जमीन पे खिसकेगा तो वो क्या करेगा? आगे की मिट्टी को खरोंच करेगा ना? हाँ, तो जब भी ग्लेशियर मूव करता है, जैसे कोई भी ग्लेशियर मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लेशियर है, सरफेस के ऊपर अगर ये मूव करता है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आगे की मिट्टी को ऐसा बना देगा ये। हाँ, तो ये जो उसने आगे एक टाइप का नया लैंडफॉर्म बना दिया, इसको बोलते हैं मोरेन्स। क्या बोलते हैं? मोरेन्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म। किसने बनाया ये लैंडफॉर्म? ग्लेशियर ने। और ये मिट्टी है, बर्फ है क्या? मिट्टी है। अच्छा, ग्लेशियर तो क्या हो जाएगा टाइम के साथ? मेल्ट, लेकिन ये मोरेन्स मेल्ट होगी क्या? ये तो मिट्टी इकट्ठी करी ना। तो इंडिया के उड़ीसा में, कहां पर? इंडिया के उड़ीसा में एक जगह है, उसका नाम है तालचर। क्या नाम है? तालचर। यहां पर हमको क्या मिलते हैं? यहां पर हमको क्या मिलते हैं देखने के लिए? ग्लेशियर एविडेंस या फिर ग्लेशियल एविडेंसेस। अच्छा, इंडिया में आज उड़ीसा में ग्लेशियर मिलते हैं क्या? नहीं, लेकिन ग्लेशियर के एविडेंसेस मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एविडेंसेस ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। ध्यान रहेगा।
तो उसने कहाँ की स्टडी करी, स्ट्रक्चरल एविडेंसेस की। इजी है यहाँ तक। पहला एविडेंस कौन सा दिया, कोस्टलाइन फिट या फिर जिक्सॉ पजल। दूसरा कौन सा दिया, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में उसने बहुत सारी चीजें बताई, रॉक्स की बोले स्टडी करूंगा मैं, किसकी, केमिकल कॉम्पोजिशन, एज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो करी उसने स्टडी। हाँ, पहले उसने ब्राजीलियन प्लेटू को किससे मिलाया, गिनी कोस्ट से। फिर उसने साउथ अफ्रीका के प्लेसर डिपॉजिट्स को किससे मिलाया, अर्जेंटीना से। फिर उसने इंडिया में क्या बताया, उड़ीसा में ग्लेशियल एविडेंसेस। अच्छा देखना, अब आप बोलोगे सर कभी कभी तो ओले गिर सकते हैं भारत में। ओले गिरना और ग्लेशियर बनना बहुत अलग चीज है। ग्लेशियर कब बनता है, जब कई सालों तक कंटिन्यूअस स्नोफॉल होती, तो स्नो की लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठती जाती है और वो कंप्रेस होकर क्या बनती जाती है, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर एक दिन में बनता है नहीं, इसलिए बोलते हैं ग्लेशियर का मेल्ट होना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि दोबारा बनता है कि इतनी आसानी से। तो अगर अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर मेल्ट हो गया या उसमें क्रैक आ गया तो वो इतनी जल्दी दोबारा बन पाएगा क्या, नहीं। फिर वो वाटर में ही जाएगा ना, मेल्ट होके कहाँ जाएगा, समुद्र में पहुंचेगा और फिर सी लेवल को क्या कर देगा, राइज। तो दूसरा एविडेंस हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल एविडेंस, इजी था। तीसरा एविडेंस क्या है, फॉसिल एविडेंसेस। अब देखना वो क्या बोलता है, अब बोले मैं नई स्टडी करके दिखाता हूँ। अब वो बोलेगा लेट्स टेक स्मॉल स्मॉल लिजर्ड्स, क्या ले लो, छोटी छोटी छिपकलियां। छोटी छोटी क्या ले लो, लिजर्ड, स्मॉल लिजर्ड्स, बड़ी बड़ी छिपकलियां नहीं। मगरमच्छ भी एक लिजर्ड, लेकिन वो लोग क्या, छोटी छोटी छिपकलियां ले लो। तो बोले जो छोटी छोटी छिपकलियां कहाँ मिलती हैं, साउथ अमेरिका में। वही छिपकलियां कहाँ मिलती हैं, अफ्रीका में। बट अफ्रीका साउथ अमेरिका से कहीं भी जमीन से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। तो क्या उस छोटी सी छिपकली के लिए पॉसिबल था क्या कि ये 20,000 किलोमीटर का ओशन क्रॉस करके वहां चली जाए, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जुड़े हुए थे तो बॉर्डर पे कुछ छिपकलियां इधर उधर होंगी, जब टूटा तो कुछ वहां रह गई, कुछ यहां रह गई, यही हुआ होगा। हाँ, बोले लेपर्ड, लेपर्ड कहां मिलता है, अफ्रीका में। लेपर्ड कहां मिलता है, अब लेपर्ड कोई मछली है क्या जो तैर के चला जाएगा। पहली बात तो मछली भी 20,000 किलोमीटर तैर के नहीं जा सकती है, राइट, है ना। मछली का भी एरिया रहता है, क्योंकि हमने देखा था मछली कहाँ रहती है, कोस्ट के पास में रहती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहती है, राइट। वो डीप सी में ज्यादा जाती है क्या, क्योंकि वहाँ फूड नहीं मिलता है, राइट। माइग्रेशन वगैरह कर सकती है, बट स्पेशली लिजर्ड के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ये कौन सा एविडेंस था उसका, थर्ड, फॉसिल एविडेंसेस। वो क्या बोलता है, हमको किसके एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, किसके, ये छोटी छोटी छिपकलियों की। देखो पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका जुड़े हुए थे, तो वो छिपकली का एरिया क्या था, ये एरिया में घूमती थी, वो बाद में टूट गए, तो कुछ कहाँ रह गई, साउथ अमेरिका में, और कुछ कहाँ चली गई, अफ्रीका में। लेकिन ऑब्वियस है अगर छिपकलियां दूर हो गई हैं तो समय के साथ उसमें चेंजेस हो जाएंगे। कुछ हजारों करोड़ों साल में तो हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती ना। हो सकता है अगर हम आज जाके यूरोप में रहने लग जाएं या बर्फीले एरिया में, हम तो काले हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हजार जनरेशन बाद हमारे बच्चे कैसे निकलने लग जाएं, गोरे हो जाएं, वहाँ के क्लाइमेट को अडाप्ट करना सीख जाए। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे अडाप्ट करती है, इवॉल्व करती है। तो ये छिपकलियां बिल्कुल मोर और लेस कैसी हैं, सिमिलर है। हाँ, साउथ अमेरिका में मगरमच्छ की जगह एलिगेटर्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एलिगेटर, और यहाँ क्या मिलते हैं, क्रोकोडाइल। अब दोनों थोड़े बहुत अलग है पर हैं तो एक जैसे ही ना, है ना। ये चीज समझ में आई, इजी है। इंडिया में वो लाइफ फॉर्म भी मिलती है जो कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया बाद में अफ्रीका के भी पास था ना, इंडिया में भी लॉयन मिलता है और अफ्रीका में भी लॉयन मिलता है, लेकिन दोनों लॉयन थोड़े से अलग है। हमारे यहाँ कौन से लॉयन मिलते हैं, एशियाटिक लॉयन, गुजरात के गिर में रहते हैं ना। अरे टाइगर अलग होता है, लॉयन अलग होता है। तो हमारे यहाँ क्या मिलते हैं, लॉयन मिलते हैं ना। तो वो क्यों मिलते हैं, अफ्रीका के। हाँ, हमारे लॉयंस थोड़े से छोटे हैं। क्यों छोटे हैं हमारे लॉयंस, क्योंकि उन्होंने अडाप्ट कर लिया। अफ्रीका के और थोड़े से बड़े हैं। क्यों बड़े हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग क्लाइमेट में रह रहे हैं। तो तीसरा एविडेंस क्या था, जिसको क्या बोला गया, फॉसिल एविडेंसेस। क्या बोला गया, फॉसिल एविडेंसेस। अच्छा देखो, दूसरा एविडेंस, पहला एविडेंस कौन सा देखा था अपन ने, कोस्टलाइन फिट। दूसरा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब रॉक्स की स्टडी करी थी। देखो इंडिया कहाँ है, ये रहा, और इंडिया में ये अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, तो ये क्या जमी हुई है, सफेद सफेद एरिया में बर्फ। तो उड़ीसा यहीं कहीं था ना, ये उड़ीसा में हमको क्या मिलते हैं, ग्लेशियल एविडेंसेस। ध्यान रहेगा, इजी है। अफ्रीका देखो, अफ्रीका ज्यादा मूव नहीं किया, अफ्रीका वहीं था पहले भी, ध्यान रहेगा, इजी है। लेकिन अफ्रीका किससे जुड़ा हुआ था, साउथ अमेरिका से। तो लाइफ फॉर्म दोनों जगह मूव करती रही। समझ में आ रहा है ये, सर ऑस्ट्रेलिया तो इधर खसक गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ खसक गया। तो ऑस्ट्रेलिया में सारी लाइफ फॉर्म नहीं मिलती। देखो इंडिया अफ्रीका से इंडिया में तो मूव कर गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मूव कर पाई क्या, नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत कम खिसका है, ध्यान से देखना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम मूवमेंट हुआ है। अफ्रीका तो वही है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बस इतना ही खिसक पाया, राइट। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया पोल्स के पास होगा तब यहाँ कोई लाइफ फॉर्म रहती होगी क्या, नहीं। भाई पोल्स पे कोई लाइफ फॉर्म रहती है क्या, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा ठंडा है, प्लांट्स वगैरह होते हैं क्या, नहीं। तो हर्बीवोरस भी नहीं होते, उनको खाने वाले कार्निवोरस भी नहीं होते।
लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ऊपर चला गया है, हाँ, और वहां से एक लाइन भी पास होती है, क्या नाम है उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब अब यहाँ पे अच्छी खासी लाइट आती है, धूप पड़ती है ना, धूप पड़ती तो प्लांट्स आ गए होंगे, अगर प्लांट्स आएंगे तो उनको खाने वाले एनिमल्स भी आ जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चूंकि किसी और लैंडमास से नहीं जुड़ा है तो वहां पर लाइफ फॉर्म मूव कर पाएगी क्या, नहीं। इंडिया का टाइगर ऑस्ट्रेलिया जा पाएगा क्या, क्यों नहीं जा पाएगा इंडिया का टाइगर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो जुड़ा नहीं है, बीच में क्या है, ये वाटर बॉडी है। हाँ, मछलियां शार्क वगैरह वहां भी मिलेंगे, इंडिया के कोस्ट पे भी मिलेंगे, क्योंकि मछली पानी में तैरती है। तो ऑस्ट्रेलिया में लाइफ अभी क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है, अभी पूरी इवॉल्व हुई है क्या, नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लाइफ रहती है उसको बोलते हैं मार्सुपियल्स, क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स। मार्सुपियल मतलब ये अभी पूरे नहीं बने। जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू, देखा सबने कंगारू, 2 पैर होते हैं, हाथ कैसे उसके ऐसे अपाहिज जैसे रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी इवॉल्व कर रहा है। हो सकता है कुछ हजारों साल बाद कंगारू हिरण बन जाए, बन सकता है, हाँ। तो वो क्या रहते हैं, मार्सुपियल। वहां पर स्लोथ बियर वगैरह रहते हैं, 22-23 घंटे सोते हैं वो, क्यों सोते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इवॉल्व। वहां पर अभी कोई शेर नहीं रहता है, लॉयन नहीं रहता है ना, ध्यान रहेगा, लेपर्ड नहीं है, टाइगर नहीं है। तो कंगारू को अभी किसी से खतरा है क्या, नहीं। तो वो आदमी से ही मुक्केबाजी करता है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन लाइफ तो आ गई है ना, हाँ, तो कन्फ्लिक्ट भी होता है। अब एक प्रॉब्लम भी आई थी, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कौन रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, पता है क्या। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नाम के आइलैंड की खोज करी। पहले ऑस्ट्रेलिया में भी लोग रहते थे, इंसान पहले भी रहते थे, वो ब्लैक पीपल्स थे, मतलब काले रंग के थे। जब ब्रिटिशर्स वहां गए तो उन्होंने वहां के मूल निवासियों को क्या किया, खत्म कर दिया, मारना शुरू करा, सबका कत्लेआम मचाया, है ना, छोटे छोटे बच्चों को तक मार दिया। अब वहां की नेटिव पॉपुलेशन क्या हो गई, इंडिजिनस पॉपुलेशन फिनिश हो गई। फिर उन्होंने अपने लोगों को जहाज के थ्रू कहां भेजा, ऑस्ट्रेलिया। कहां भेजा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आज के समय कौन रहता है, अंग्रेज। कौन रहता है, अंग्रेज। तुमने देखा भी होगा ना, गोरे लोग रहते हैं। अब ये जो अंग्रेज थे ना, ये बिल्लियां पालने के शौकीन थे। क्या पालने के शौकीन थे, बिल्ली। बिल्ली मतलब कैट। और कैट कौन सा जानवर है, कार्निवोरस। कैसा जानवर है, कार्निवोरस, मतलब दैट ईट्स अदर एनिमल। मतलब ये क्या है, नॉन वेज डाइट है इसकी। कैसी डाइट है, नॉन वेज। तो अफ्रीका में अलग टाइप के कुछ चूहे मिलते थे, रेट मिलते थे, कहाँ मिलते थे, ऑस्ट्रेलिया में। अब ये बिल्लियों को जब उन्होंने पाला तो कुछ बिल्लियां जंगल भी चली गई होंगी, तो ये बिल्लियां अब इनको खा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के चूहों को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चूहे उनसे बच नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बचना कैसा है। बिल्कुल देखो, अगर हमारे यहाँ हिरण है और टाइगर है, दोनों है, डियर एंड टाइगर बोथ आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो हमारे डियर को पता है कि टाइगर मुझे खा जाएगा, तो वो उससे बचना जानता है। वो उसको एक दिन में आया क्या, उसकी मम्मी ने सिखाया, उसकी मम्मी, उसकी मम्मी, उसकी मम्मी, हजारों साल लग गए, उसने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई टाइगर से बचने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ के चूहों ने वो टेक्निक अपनाई क्या, अभी तो इनको 100 साल ही हुए बेचारों को। तो ये क्या है, चूहे खत्म ही हो गए वो, क्योंकि बिल्लियां पूरा खा गई। हाँ, अच्छा देखना, ऐसा होता है इनिशियली, इस टाइप की बिल्लियों को बोला जाता है इन्वेजिव स्पीसीज। क्या बोला जाता है, इन्वेजिव स्पीसीज। क्या बोला जाता है, मतलब इसने क्या किया है, हमला, इन्वेजन कर दिया है। इनिशियली क्या होगा, जब ये बिल्ली गई होगी तो इसको खूब चूहे खाने मिले होंगे, बड़ी आसानी से फूड मिल जाता होगा, तो बिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बोलो हाँ। जब बिल्ली की पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से बड़ी होगी तो उन्होंने चूहों को और स्पीड से खाया होगा। एक समय आएगा चूहे खत्म, तो वो जो बहुत सारी बिल्लियां हैं वो भी खत्म, तो पूरी लाइफ फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, और इकोसिस्टम फिनिश। समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई इन्वेजिव स्पीसीज आर डेंजरस। जैसे हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स है, लेंटारा कमारा, कुछ हमने फूल पत्तियों के हिसाब से, शोकेस के हिसाब से बंगाल में लगाए थे, तो आज वो टेरर ऑफ बंगाल बन गए वो प्लांट्स। क्यों, क्योंकि अदर प्लांट्स उनसे लड़ पा रहे हैं क्या, नहीं। वो अपनी पत्तियां ऐसे बिछाते हैं कि उनके पास तक बेचारा लाइट ही नहीं पहुंचती है, राइट। जैसे टीक का पेड़ होता है, कोनीफेरस ट्रीज इन हिमालयाज, वो एक इन्वेजिव स्पीसीज है, और आज वही है। क्यों, क्योंकि बाकी पेड़ उससे लड़ पाए क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो बाहर से लाए हुए थे। ध्यान रहेगा, इजी है। तो हमने 3 एविडेंसेस देखे, कौन कौन से, बताओ जल्दी से, कोस्टलाइन, स्ट्रक्चरल, फॉसिल। अच्छा, ये जो तीनों एविडेंसेस हैं, ये तो बाद में क्या कर दिए गए थे, रिजेक्ट। क्या कर दिए गए थे, रिजेक्ट। लेकिन 4th वाला रिजेक्ट हुआ था क्या, नहीं। तो 4th एविडेंस क्या है, उसको हम कब पढ़ेंगे, कल। सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, बोलो। सर इंडिया और श्रीलंका में भी तो कुछ, हाँ, अच्छा देखना, चलो ठीक है, इसने एक चीज और पूछी, वो भी बताता हूं। स्ट्रक्चरल एविडेंस में वो और भी बहुत सारी चीजें बताता, देखना। उसने हमको क्या क्या बताने का प्रॉमिस किया था, अपन कल समझने वाले थे, चलो समझ लो। पहले तो उसने माउंटेन्स बताया, अभी माउंटेन्स मैंने बताया नहीं कैसे बने, बताऊंगा कल की क्लास में। दूसरी चीज उसने क्या बताई थी, आइलैंड और आइलैंड आर्क। अब वो क्या बोलता था, देखना, वो क्या बोलता था
कि जब साउथ अमेरिका मूव कर रहा था, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? वेस्ट। अगर आइलैंड मूव कर रहा है तो कुछ टुकड़े पीछे टूट टूट के गिरते जाएंगे, हाँ, तो वो टुकड़े क्या बन गए पीछे? बोले आइलैंड। अफ्रीका भी बोले वेस्ट में थोड़ा बहुत मूव किया तो पीछे क्या गिर गया? मेडागास्कर। इंडिया मूव किया तो पीछे क्या गिर गया? श्रीलंका। और बोले पूरा एशिया मूव किया तो क्या गिर गया? ये ईस्ट एशियन कंट्रीज गिर गए। ऑस्ट्रेलिया मूव किया तो क्या गिर गया? न्यूजीलैंड। वो पीछे ही गिरेगा, है ना। जैसे मैं इस टेबल को जबरदस्ती खिंचकाऊंगा तो आगे कुछ गिरेगा क्या? पीछे से टूट टूट के गिरती जाएगी और वही क्या बन जाएगी? हमारी आइलैंड और आइलैंड आर्क्स। ध्यान रहेगा। अपन कल समझेंगे और चीजें कि माउंटेन्स कैसे बने, अभी तो उन्होंने बताया नहीं, अभी तो सिर्फ एविडेंसेस के बारे में अपन अवेयर हुए। थ्योरी काफी लंबी है। समझ में आ गया? इजी है? सबको समझ में आया? दोनों को कितने %? हाँ, ज्यादा ही मतलब कितना ज्यादा ही? हाँ, 90% आ गया है। चलो ये बहुत अच्छी बात है अगर 90% आया है तो, है ना। ठीक है, फिर बंद करें आज की क्लास, है ना। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं कल।